नमस्कार, आप देख रहे हैं योर स्टॉक। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अगले 1 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश देखना है। वो इसीलिए क्योंकि अगले 1 घंटे हम आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों का समाधान लेकर आएंगे। जी हां, एक खास पेशकश जहां पर हम सीधे आपसे जुड़ते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स आपके तमाम स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देते हैं। और जब मैं कह रही हूं कि सीधे आपसे जुड़ते हैं, जुड़ने का एक तरीका है जो आपको हम बता देते हैं। जी हाँ, योर स्टॉक में अगर आप अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल आप हमें नंबर पर एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9167329108। इस नंबर पर आप एसएमएस करें या व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। और ये नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, सोशल मीडिया पर, क्योंकि हम तमाम प्लेटफॉर्म्स पर लाइव होते हैं, भले ही एक्स हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो। खासतौर से यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं इस वक्त भी, तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। जब सवाल आप पूछ रहे हो तो तरीका तो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, लेकिन सवाल पूछते वक्त स्टॉक का नाम डाल दीजिएगा, किस भाव पे खरीदा है, कब तक उसमें रुकना चाहते हैं, ये जानकारी देंगे तो हमारे एक्सपर्ट के लिए आसान होगा आपको मार्गदर्शन देना। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह और कुछ ही देर में जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत भी हमारे साथ जुड़ेंगे। गौरांग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और बाजार का एक चेक अगर ले ली तो काफ़ी सपाट कारोबार हो रहा है, काफ़ी दायरे में। आज के रात के बड़े ऐलान का सभी को इंतज़ार है और उसी के बाद बाजार को एक दिशा क्लियरली मिलती हुई हमें दिखाई देगी। करंट लेवल्स बैंक निफ्टी में अगर आप देखिए 289 पॉइंट्स की बढ़त, यहाँ पर 289 और 52,476, लगभग आधे % की तेज़ी के साथ बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है। और निफ्टी सेंसेक्स दोनों काफ़ी सपाट, 83,118 83,118 के लेवल सेंसेक्स में, 25,420 हमें निफ्टी में दिखाई दे रहा है। और ओवरऑल मार्केट ब्रेथ में अगर हम देखें, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी दिखा रहा है कि 1394 डिक्लाइन है फिलहाल एनएसई पर और 1069 एडवांसेस के तौर पे बाजार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आईटी शेयरों में हमें कमजोरी दिखाई दे रही है। कुछ काउंटर्स जहां पर 3-3% तक की कमजोरी है, टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंडट्री, इसमें यहां पर नाम शुमार है। बाकी काउंटर्स में भी हम ये कमजोरी फैलती हुई देख रहे हैं क्लियरली। और न्यूज़ स्पेसिफिक एक्शन कुछ स्टॉक्स में हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर बाजार के डायरेक्शन के लिहाज से हम बात करें तो आज का वो दिन नहीं है। गौरांग से अब जुड़ते हैं और गौरांग से बाजार की दिशा आज के कारोबार के लिहाज से और किस बात का इंतजार भी रहेगा बाजार को जानते हैं। तो गौरांग, गुड मॉर्निंग। तो आज क्या कुछ नहीं किया जाए, आज बस रात को 11:30 के आसपास जो खबर आएगी उसका ऐलान और उसके कुछ देर के बाद जो कमेंट्री होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका इंतजार किया जाए? क्या आज वैसा दिन है हल्का रहने का? धन्यवाद कविता, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। मेरी विचारधारा कुछ अलग है कविता। इतनी निर्भरता भी आपकी नहीं होनी चाहिए अमेरिका में क्या परिस्थिति है और यूएस अच्छा, फेड या एफओएमसी मीट क्या विकल्प लेकर के आते हैं। निर्भरता गौरांग तब होगी, निर्भरता गौरांग इसीलिए भी है क्योंकि हमारे पास घरेलू फ्रंट पे कुछ खास ट्रिगर्स नहीं है, तो बाजार तो मौका ढूंढता रहता है, खबरें ढूंढता रहता है, तो इसीलिए इस तौर पर निर्भरता है। वरना निर्भरता तो हमारी बहुत समय से हट चुकी है, ये कह सकते हैं। मैं ये बात से सहमत हूँ कविता। एक वो कहते हैं ना, खबरों के आधार पर कुछ प्रतिक्रिया बाजार देगा। हाँ। अब ये निर्भर करता है आज देर शाम बैठक में एफओएमसी की पॉवेल साहब क्या घोषणा करते हैं। 0.25 यानी कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती आती है तो मेरा ये मानना है कि बाजार ने ये पचा दिया है। और जो भी आंकड़े अमेरिका की अर्थव्यवस्था लोग को लेकर के और बेरोजगारी को लेकर के आए हैं, उसको देखते हुए अगर ज्यादा अग्रेसर हो जाता है यूएस फेड और चेयरमैन पावेल साहब, और अगर 0.50 यानी कि 50 बेसिस पॉइंट की कटौती आती है, तो मेरे ख्याल से ये अमेरिका के बाजार दोनों हाथों से इसकी सराहना करेंगे। विश्व भर के बाजार भी मेरे ख्याल से इसका स्वागत करेंगे और हमारे यहाँ पर भी मेरे ख्याल से प्रतिक्रिया कुछ समय तक ज्यादा सकारात्मक रूप से दिखाई दे सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे मैं पहले भी टिप्पणी कर दिया था, निर्भरता तो बहुत समय पहले हट चुकी है। और एक वास्तविकता यह भी है कि विदेशी संस्थागत निवेशक जिस प्रकार से बिकवाली की है पिछले महीने में, अगर हमारे स्थानीय संस्थागत निवेशक सामने नहीं आते तो शायद यहां से नीचे की तरफ के दायरे और देखने मिलते। लेकिन खबरों के आधार पर कविता, काफी सारी कंपनियों पर खबरें आ रही हैं
और वहां पर आपको रुझान देखने मिल रहा है। तो बाजार पर जहां तक हमारा नजरिया है, सोमवार को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम के द्वारा हमने पूरे हफ्ते का एक ब्यौरा दिया था। 25,450 के ऊपर जाकर के अगर हमें किसी भी दिन बंद मिलता है स्पॉट निफ्टी पे कविता, तो फिर ऊपर की तरफ का जो दायरा है वो बन जाता है करीबन 25,600, 25,650। नीचे की तरफ 25,300 और 25,200। तो ये एक दायरा बंद कारोबार है। और हमने अभी अभी एक नया सर्वोच्चम स्तर बनाया है, और वास्तविकता और इतिहास ये भी कहता है कि हर एक सर्वोच्चम स्तर बनाने के बाद दायरे बंद कारोबार होता है बाजार में, और ये अनिवार्य है। बिल्कुल, तो ये राय है इंडेक्स लेवल पर सबकी नज़र फेड की कमेंट्री और इंटरेस्ट रेट कट को लेकर क्या डिसीजन आता है उस पर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब दीपिका मुंबई से फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। दीपिका, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगी? गुड मॉर्निंग। आई BEL। मैंने आई थिंक आपको मैसेज किया, उसमें रेट लिखा है, मैंने कल मैसेज किया था तो मैं भूल गई आई थिंक। BEL 100 शेयर। ओके, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? आई हैव नो इश्यू, टाइम इश्यू इज नॉट, टाइम का कोई इश्यू नहीं है। एंड वन मोर इज देयर, आई थिंक आई रिटन अबाउट इन्फोसिस ऑल्सो, 2 लिखे हैं मैंने। ठीक है, BEL और इन्फोसिस टाइम होराइजन में टाइम कंस्ट्रेंट्स नहीं है। गौरांग, दोनों ही स्टॉक्स पर क्या राय बनेगी? 60.4 रुपीस प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने BEL खरीदे हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पहले तो दीपिका जी को सराहना करनी पड़ेगी। 60 रुपए में खरीदा हुआ BEL आज करीबन 280, 285 के आसपास। बुनियादी तर्क के आधार पर दीपिका जी यहाँ पर हमारी खरीदारी की राय है। सरकारी कंपनी है ये, और रक्षा क्षेत्र से बहुत बड़े तौर पर जुड़ी हुई है। मॉडर्न डे वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज, आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो आधुनिक दूर संचार उपकरण की जरूरत होती है हमारे रक्षा बलों को, वो उपलब्ध कराती है। और रडार में तो बहुत बड़ा कामकाज है। हाल ही में इस कंपनी को काफी कुछ ऑर्डर मिले थे, और स्थानीय मार्केट में तो ऑर्डर मिलते जाएंगे दीपिका जी, लेकिन विदेशों से हमारा आकलन कहता है कि बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे। नतीजों को लेकर के काफी सकारात्मक सा नजरिया हमारा उभरा है, और हमें लग रहा है कि अनुमानित करीबन 380 तक के लक्ष्यांक आप यहां पर आते हुए देख सकते हैं लंबी अवधि के लिए, बशर्ते के नजरिए अनुमान से थोड़े बहुत बेहतर आए, और ऑर्डर बुक की जो आंकड़ा है इनके पास वो जमीनी स्तर पर एग्जीक्यूट हो। तो BEL में लंबी अवधि के लिए, और आपका खरीद का भाव 60 रुपए के आसपास, तो आपको निश्चिंत होना चाहिए। इन्फोसिस का मैंने सुना नहीं क्या भाव पर खरीद किया है, लेकिन हमारा आकलन 2-3 साल से कहता था कि IT क्षेत्र एक अनिवार्य क्षेत्र है लंबी अवधि के निवेश करने के लिए। और अब जो हम आंकड़े देख रहे हैं दीपिका जी, उसमें परिवर्तन हो रहा है, और मैनेजमेंट ने जो नतीजों के बाद टिप्पणी दी है वहां पर भी सकारात्मक नजरिया उभर करके आता है। तो अगर लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहे दो। ठीक है, तो लंबी अवधि का अगर निवेश है तो बने रहने की सलाह आपके लिए। जोधपुर से संदीप पंचारिया जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। संदीप जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मेरे पास ईडा के 200 शेयर है आफ्टर एवरेजिंग एट ₹165। तो व्हाट शुड आई डू मैम? लॉन्ग टर्म का नजरिया है। ठीक है, कितने समय से होल्ड कर रहे हैं आप इसको? अच्छा, गौरांग जी इरेडा पर राय दीजिए। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, ये इनकी एवरेज प्राइस आ चुकी है 165 रुपए और 230 पर है, तो हल्का मुनाफा तो हो रहा है इनको, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, बने रहने की सलाह देंगे स्टॉक में? तो पूजा, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। कुछ ही समय पहले इसका IPO आया था, और IPO में हमने IPO नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। हालांकि जो IPO का स्तर था ऊपरी तरफ का, वो काफी नीचे की तरफ था, और वहां से हमने देखा कि अच्छी खासी रैली आई, 300 के पार भी गया। और अब थोड़ा बहुत दायरेबंद कारोबार करीबन 220-250 के बीच में। मैनेजमेंट ने जो कारोबार को लेकर के, ये कंपनी नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता खड़ी करने के लिए वित्तीय सहायता करती है, खास करके जो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की नई क्षमता खड़ी होगी, मिसाल के तौर पर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। तो इनका भी जिस स्तर पर निवेश किया है वो काफी सकारात्मक नजर आता है, और हमें लग रहा है कि लंबी अवधि के लिए ऑर्डर बुक अगर एग्जीक्यूट होता है तो काफी बेहतरीन परिस्थिति नतीजों में आपको आती हुई दिखेगी। स्टॉक का IPO पिछले साल यानी कि 2023 नवंबर में आया था, और 30 से 32 रुपए का फ्लोर प्राइस था। 32 रुपए में सब लोगों को शेयर दिए गए थे। और नागपुर से आलोक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आलोक, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल?
गुड गुड, कैसे हैं आप सब मैं लोग? बिल्कुल ठीक। बताइए आलोक, कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं आज? सो मैं बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ और 5 इयर्स जून 2029 तक के। और एक साइड अमारा राजा ये टाइप की जो बैटरी कंपनीज हैं, ये लिथियम आयन में और आगे फ्यूचर में किस तरीके से मतलब वो करेंगी। तो आई एम ओपन टू कीप इट फॉर 5 इयर्स एंड मुझे उसमें कुछ एक मल्टीपल ROI का मिल जाए तो दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज। राइट। चलिए, मोमेंटम मेरे ख्याल से आपने सही पकड़ा है और दोनों में से कहाँ आपको 5 साल का नज़रिया बनाना चाहिए। गौरांग, बताइए, आपको दोनों पसंद होंगे? तो दोनों पर ही, पहले तो आलोक जी ने जो अभ्यास किया है क्षेत्र को लेकर के, कंपनियों को लेकर के, ये जानकारी जो दे रहे थे उसको सुनकर बहुत अच्छा लगता है जब निवेशक खुद अपने तरफ से इस प्रकार का अभ्यास करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं कि निवेश करना है कि नहीं करना है। और जहां तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात है, उनकी संख्या तो हमारा आकलन कहता है कि धीरे धीरे मार्केट शेयर बढ़ेगा, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल। और एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमरा राजा मोबिलिटी, अब इसका नाम बदल चुका है, पहले अमरा राजा बैटरी हुआ करता था, अब अमरा राजा मोबिलिटी हो चुका है। तो और ये दोनों ही कंपनियां ऑटोमोबाइल रिलेटेड बैटरीज भी बनाती हैं, कविता, इंडस्ट्रियल बैटरीज भी बनाती हैं। और दोनों कंपनियों ने मेरे ख्याल से अपने खुद की विस्तार योजनाओं में खास करके न्यू टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो निवेश किया है उसको लेकर के जो बैटरीज अब बनेगी खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, वो बहुत ही कम समय में पूरी चार्ज हो जाएगी और वो पूरा चार्ज वाला बैटरी काफी लंबे समय तक, यानी कि लंबे किलोमीटर्स, काफी सारे किलोमीटर्स तक चलेगा। और दोनों ही में उपयोग होते हैं। ये आइस इंजन से चलने वाले वाहन में भी बैटरी लगती है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो लगती ही है। वो एक हृदय है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का। तो लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहे। मुझे ये जानकारी मेरे पास नहीं है कविता कि इनके पास कितने शेयर हैं। अगर निवेश लायक पूंजी है और लंबी अवधि के लिए 5 साल का नजरिया है, नतीजों पर भी ध्यान दें आप, ये मेरी आपको दरखास्त होगी। और निरंतर आप अपना मुआयना करते जाए कि कंपनी किस प्रकार से कामकाज कर रही है। तो ये राय है अमारा राजा बैटरीज पर। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं, ऑप्शंस के चैंपियंस। और आज ऑप्शंस के चैंपियंस बताने के लिए हमारे साथ यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ल जी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ET Now स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। बताएं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कमाई के मौके कहां देख रहे हैं? स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से रहेंगे? शुभ प्रभात सभी को। जी, मेरा जो आज का ऑप्शन का आइडिया है वो HDFC बैंक है। एक्चुअली इसने असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है और जो कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है वो बुलिश बेल्ट होल्ड का है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है प्राइजेस के साथ साथ। तो लॉन्ग बिल्डअप भी बनते हुए देखने को मिल रहे हैं HDFC बैंक में। तो इसको हमें बाय करना है अराउंड 18-20 के प्राइस के आसपास। और जो इसमें हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 40 का और स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो रखना है अराउंड 10 का। तो जिसमें हमारा मैक्सिमम रिस्क रहेगा वो आ रहा है 5,550 रुपीज का और इसमें जो हमारा रिवॉर्ड रहेगा वो रहेगा 11,000 रुपीज का। ओके, तो HDFC बैंक 1680 की कॉल खरीदने की सलाह, अधिकतम मुनाफा 11,000 तक का हो सकता है। एक रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए सेबी की तरफ से। लेकिन देखिए, निफ्टी ने फिर से बनाया आज रिकॉर्ड लेवल्स। धीरे धीरे करके हल्की हल्की बाइंग के साथ यहाँ पर निफ्टी आगे बढ़ रहा है, करीब करीब 1% ऊपर आ चुका है। लीड ले रहा है यहाँ पर बैंक निफ्टी, 450 अंक ऊपर है बैंक निफ्टी। और निफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं है, लेकिन एक बड़े इवेंट के पहले इस वक्त रिकॉर्ड लेवल्स के पास खड़ा है निफ्टी। यहाँ पर तेज़ी दिखाई दे रही है बैंक में, ऑटो में, इंफ्रा में। IT स्टॉक्स इसमें कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में शानदार तेज़ी इस वक्त देखने को मिल रही है। पहली बार 25,450 के पार निकला बैंक निफ्टी और रिकॉर्ड लेवल्स पर इस वक्त कारोबार कर रहा है। आगे हम समझेंगे कि क्या करना है। सेंसेक्स दोनों में ही देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में भी रिकॉर्ड लेवल्स 83,290 के पास, 221 अंकों की बढ़त और निफ्टी में तेजी। लेकिन इस तेजी को लीड कर रहा है, जैसे कि हमने बताया, कि बैंक निफ्टी। इसमें जो बैंकिंग स्टॉक्स है वो तेजी में है। HDFC बैंक
देखिए 2% ऊपर आ चुका है। और इसके अलावा जो फाइनेंस स्टॉक्स हैं, श्रीराम फाइनेंस आज का टॉप गेन है 2.5% ऊपर। बजाज फाइनेंस में अच्छी तेजी, 2% की तेजी वहां पर देखने को मिल रही है। और इसके अलावा SBI लाइफ, L&T, बजाज फिनसर्व, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल्स और बैंक में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तेज़ी, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है, फेड की बैठक होगी और अगर वो वहाँ पर ब्याज दरों में कटौती होती है तो बैंकिंग सेक्टर, चुनिंदा फाइनेंशियल्स के लिए, बैंकिंग के लिए और IT सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। हालांकि IT फिलहाल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। देख रहे हैं हम कि निफ्टी में जो टॉप लूजिंग स्टॉक्स हैं वो IT स्टॉक्स ही हैं। टेक महिंद्रा 3% नीचे, विप्रो, इन्फोसिस, TCS, LTI, माइंडट्री। लिस्ट जो है उसमें ऊपर की तरफ आपको IT स्टॉक्स ही दिखेंगे, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमजोरी है, यहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में शानदार तेज़ी और 535 अंक ऊपर 1% की तेज़ी बैंक निफ्टी में आ चुकी है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि निफ्टी भी रिकॉर्ड लेवल्स पर इस वक्त कारोबार कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। व्हाट्सएप के जरिए सवाल आया है हमें दिल्ली से अशफाक जी का, और इनका सवाल है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 100 शेयर्स इन्होंने 3050 के भाव पर लिया हुआ है। गौरांग जी, रिलायंस में इनका निवेश है, सब बात तो नहीं हो पाई कि कितने समय के लिए होल्ड करेंगे, क्या नज़रिया है इनका, बट क्या सजेस्ट करेंगे? फिलहाल इनको हम देख रहे हैं कि नुकसान हो रहा है, 3050 पे लिया था, नुकसान में है, लेकिन क्या करें रिलायंस पर? ये काफी लंबे समय से अनिवार्य होगा पहले तो डिस्क्लोजर देना कि बहुत लंबे समय से निरंतर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश की राय देते हैं, और नतीजों के आधार पर हमने जो हमारे लक्ष्यांक है उसको भी ऊपर की तरफ साथ दिया है, यानी कि ऊपर की तरफ परिवर्तन किया है। फिलहाल जो लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए वो करीबन 3400 के आसपास के हैं। और जो घोषणाएं AGM में की थी, जिस प्रकार से नए कारोबार को लेकर के जो उत्साह हो रहा है, योगदान बैलेंस शीट पर आ रहा है। एक बात बाजार में ये भी चल रही है कि जियो मोबिलिटी का जो कारोबार है, जो कि फिलहाल रिलायंस बैलेंस शीट के तहत आता है, उसको अगर जियो फाइनेंशियल्स की तरह डीमर्जर किया गया और नए रूप में अलग कंपनी लिस्ट की गई तो बहुत ही बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, क्योंकि जियो मोबिलिटी के मूल्यांकन बहुत ऊपर की तरफ है। तो एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। अब यही पता नहीं है कि इन्होंने किस नजरिए से निवेश किया है। अगर लंबी अवधि के लिए निवेश है पहले तो बने रहे, और किसी भी कारणवश 2900 के नीचे जाता है बाजार में, अगर किसी प्रकार की घटना होती है या फिर US फेड ने आज देर शाम किसी प्रकार की निराशा आई, तो कल उसकी प्रतिक्रिया हम देखेंगे। तो अगर नीचे जाता है तो निवेश लायक पूंजी है, लंबी अवधि के लिए और जोड़ने की राय नहीं है। राइट, हमारे साथ अक्षय P भागवत भी जुड़ गए हैं, सीनियर VP GM फाइनेंशियल सर्विसेज के। अक्षय, आपका स्वागत है। लेकिन गौरांग के पास मैं आना चाहूंगी। गौरांग, शो की शुरुआत में आपकी कमेंट्री में आपने कहा था 25,450 के ऊपर गया तो फिर मोमेंटम ऊपर का ही बना हुआ रह सकता है, और देखिए बोला आपने और हमने देखा उसके ऊपर फिलहाल रिकॉर्ड ऊंचाई पर दोनों कारोबार कर रहे हैं। अब बताइएगा अब क्या लेवल है आपका? नहीं, बहुत कविता, मैंने ये भी बताया था कि बाजार कविता अगर 25,450 के ऊपर बंद देता है तो, और अगर आज देर शाम जो अनुमान है, देखिए दो तर्क बाजार में चल रही है US फेड, एक तो 25 बेसिस पॉइंट की और एक 50 बेसिस पॉइंट की। अगर 50 बेसिस पॉइंट होता है तो मेरे ख्याल से कल परसों ही जो मैंने एक ऊपरी स्तर बताया 24,600 650 के आसपास, माफ कीजिएगा 25,600 650 के आसपास का निफ्टी स्पॉट को आपको बिल्कुल देखने मिल सकता है। तो देखना अनिवार्य होगा। आज 25,400 450 के ऊपर हम बंद, 25,450 के ऊपर बंद दे पाते हैं निफ्टी स्पॉट पर। मोमेंटम कितना बरकरार रहता है? अक्षय, आपके लिए सवाल है हमारे दर्शक रामपुरिया के हमारे साथ ये फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जी गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हैं? हैदराबाद से। हैदराबाद से। बताइएगा सर कैसे सहायता कर सकते हैं आपकी? ऐसा है 2020 से 55,000 शेयर हैं येस बैंक के 55 रुपए की प्राइस पे। 2 साल और होल्ड कर सकता हूँ, बच्चे की एजुकेशन के लिए चाहिए। तो 2 साल में येस बैंक जैसा स्टडी इंप्रूवमेंट दिखा रही है अपनी लोन बुक में, लोन ग्रोथ में, क्रेडिट में, या जैसा भी है, ठीक है, तो एक रियलिस्टिक और मिनिमम प्राइस आप लोग 2 साल डाउन द लाइन, मतलब सितंबर 2026 में येस बैंक का क्या भाव मैं देख सकता हूँ? चलिए, ये तो मेरे ख्याल से कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ हमारे पास ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो स्टॉक की ट्रैजेक्टरी के दम पर आपको बता सकते हैं कि कमोबेश किस तरह की चाल रह सकती है। लेकिन उसके साथ साथ मेरे ख्याल से आपका एक ये भी सवाल था कि आपको कुछ 10 लाख रुपए निवेश करने हैं 4 महीने के लिए, ये भी पूछना चाहते हैं?
ये भी पूछना चाहते हैं, अभी 10 लाख बैलेंस और है। हाँ। और बस वो 4 महीने में मुझे पैसे चाहिए हमारी डॉटर के लिए, एजुकेशन के लिए। ठीक है। तो फिर 10 लाख लगा के हम कितना कहाँ कमा सकते हैं, कौन से शेयर्स में? चलिए 4 महीने का टारगेट रखेंगे साहब 400 रुपए के नीचे के शेयर बताएं, उससे ऊपर के लेने की हिम्मत नहीं है। अच्छा, चलिए इंटरेस्टिंग। गौरांग, क्योंकि लंबी अवधि का सवाल है तो मैं आप ही के पास आऊँगी। दोनों ही इनके जो निवेश का नज़रिया है लंबा है। एक तो येस बैंक में 2 साल का समय, और हालांकि जो 10 लाख रुपए डालना चाहते हैं चरणबद्ध तरीके से वो केवल 4 महीने के लिए, लेकिन उसमें भी ये कह रहे हैं कि 400 रुपये के नीचे का कोई स्टॉक बताए, क्योंकि उतनी निवेश लायक पूंजी ही है इनके पास। गौरांग। कविता, इनकी बातों में इन्होंने ये भी बताया कि जब इन्होंने 2020 में यस बैंक में निवेश किया, जो भी स्तर पे किया होगा, वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए किया है। तो मान्यवर, आपको पता था जिस भाव में आपने खरीदा, उस भाव में भी कितने बड़े संकट यस बैंक पे थे, और जो स्तर पर वो था और जिस प्रकार से वो गिरा। तो यस बैंक पे तो फिलहाल कवरेज नहीं है, लेकिन मैं इनकी थोड़ी बहुत सहायता बुनियादी तर्क के आधार पर क्या परिस्थिति है उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। ये कोई राय नहीं है खरीदारी करने की, बेचने की या बने रहने की, लेकिन मेरे ख्याल से अनिवार्य होगा। तो प्रयास हो रहा है निरंतर मैनेजमेंट की तरफ से, और मैनेजमेंट भी बदला हुआ है यस बैंक के, और धीरे धीरे करके ग्रॉस नेट एनपीए नीचे आ रहे हैं, प्रोविजनिंग के आंकड़े नीचे आ रहे हैं, शुद्ध मुनाफे के मार्जिन में थोड़ा सुधार हो रहा है। लेकिन ये सुधार निरंतर नहीं हो रहा है, यानी कि तिमाही दर तिमाही, छमाही दर छमाही, साल दर साल ये सुधार नहीं हो रहा है। बीच में कुछ ऐसी भी तिमाही आते हैं या छमाही आंकड़े आते हैं जिसमें थोड़ा बहुत निराशा होती है, और इसके कारण ये नीचे जाता है। पहली बात। दूसरी बात, आपके जैसे बहुत सारे छोटे या मझोले निवेशक हैं जो यस बैंक में फंसे हुए हैं, और हर एक ऊपर की तरफ के दायरे में लोग यहां से निकलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो फंस चुके हैं। जब तक नतीजे नहीं सुधरेंगे तब तक शेयर के दाम नहीं सुधरेंगे। आपका भले ही कितना भी लंबा निवेश का नजरिया हो, लेकिन कामकाज पर नजर रखना बहुत जरूरी और अनिवार्य होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बैंक के आंकड़े अच्छे आए और अपने को जिस दायरेबंद कारोबार में यस बैंक काम कर रहा है वहां से उभरने का एक मौका मिले, और जो भी बिकवाली होती है वो बाजार पचा ले। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपके निवेश में थोड़ा सुधार हो। और एक बात ये भी कहना चाहूंगा, अगर 50 या 60 रुपए में आपने तभी निवेश किया था 2020 में, तो आपके पास बहुत सारे कारण थे यहाँ पर दूर रहने के लिए और बाकी अन्य बैंक में निवेश करने के लिए, तो परिस्थिति बहुत ही विपरीत होती। लेकिन खैर, जो 4 महीने के लिए इन्होंने 10 लाख के लिए सवाल पूछा है 4 कंपनियों के बारे में, कविता, तो 4 महीने के लिए तो मैं सक्षम ही नहीं हूं निवेश की राय देने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही छोटी अवधि का नजरिया हो जाता है। लेकिन हाँ, प्रयास अगर लंबी अवधि का ये करना चाहते हैं और वहां पर निवेशित, तो जोमैटो है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BEL, अशोक लेलैंड और टाटा पावर, ये 4 विकल्प लंबी अवधि के लिए, 4 महीने के लिए नहीं है। अक्षय से भी एक क्विकली मैं टेक लेना चाहती हूँ। 4 महीने की अवधि के लिए 10 लाख रुपए जो इनको डालने हैं, अक्षय आप के काउंटर्स क्या होंगे? तो अगर 2 से 3 महीने की अवधि के लिए आप स्टॉक ढूंढ रहे हैं जो करीबन 300 रुपए के नीचे है, तो मैं GMR एयरपोर्ट इंफ्रा, ये स्टॉक का करीबन 95 के आसपास ट्रेड हो रहा है। टेक्निकली काफी मजबूत प्राइस स्ट्रक्चर है, और ये सेटअप जो है गए 3 महीने से एक रेंज में चल रहा है। मेरा अनुमान है कि ये एक एक्यूमुलेशन जोन में है, जहां पे लोअर एंड ऑफ द प्राइस बैंड 90 है और अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड 102 है। तो आपको एक्यूमुलेट करना है, 2 से 3 महीने की अवधि से आप एक्यूमुलेट करें। आपका जो स्टॉप लॉस लगाना है तो वो 85 का होगा, और ओवरऑल में एक टारगेट एक्सपेक्टेशन 115 रुपए तक रख रहा हूँ। तो अगर आपको 95 से 115 का जर्नी आपके इन्वेस्टमेंट का जो फाइनेंशियल गोल है उसको सर्व करता है पर्पस, तो बिल्कुल आप GMR इंफ्रा को करंट मार्केट से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो मेरे ख्याल से ये सलाह निकल कर आ रही है, और इसी के साथ साथ योर स्टॉक को भी समाप्त करने का समय हो गया है। लेकिन जाते जाते एक अहम खबर, मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन ने IIT बॉम्बे को 130 करोड़ रुपए डोनेशन दिया है, जो अब तक के बड़े कॉर्पोरेट डोनेशन में से एक है। फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने और देश की प्रगति में अपना हाथ बांटने के लिए मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन ने ये डोनेशन दिया है। फाउंडेशन का मकसद IIT बॉम्बे के साथ मिलकर मोतीलाल ओसवाल नॉलेज सेंटर नाम से वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल इंफ्रा बनाने का है, जिसमें कैपिटल मार्केट को लेकर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और ऑनलाइन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स शुरू किए जाएंगे। ऑलराइट, इसी के साथ योर स्टॉक को समाप्त करते हैं, लेकिन आपको